नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र के हितों से समझौता करने के किसी भी दबाव के आगे कभी नहीं झुकेगा। तटीय जल क्षेत्र में चलने वाले जहाजों के नियमन हेतु तटीय नौवहन विधेयक 2025 संसद में पारित। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को में रूस के सुरक्षा प्रमुख से मुलाकात की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत आएंगे। फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर ने आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन और क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ मजबूत संबंधों की इच्छा जताई। और मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर और उप हिमालयी क्षेत्र में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र के हितों से समझौता करने के किसी भी दबाव के आगे कभी नहीं झुकेगा। नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार का मानना है कि राष्ट्र की प्रगति का आधार किसानों की शक्ति है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुग्ध, दाल और जूट के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है। श्री मोदी ने लोगों से आत्मनिर्भर भारत आंदोलन को मजबूत करने को कहा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के आंदोलन का नेतृत्व किया। डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया। वो खेती में केमिकल के बढ़ते प्रयोग और मोनोकल्चर फार्मिंग के खतरों से किसानों को लगातार जागरूक करते रहे। यानी एक तरफ वो ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और साथ ही उन्हें धरती मां की भी चिंता थी। इस बीच प्रधानमंत्री ने आज संसद भवन में तमिलनाडु के किसानों के एक समूह से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि वे किसानों के अनुभवों और नई कृषि तकनीकों को अपनाने के उनके प्रयासों के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित हैं। संसद ने आज राज्यसभा की मंजूरी के साथ तटीय नौवहन विधेयक 2025 पारित कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक देश के तटीय जल क्षेत्र में व्यापार करने वाले जहाजों को विनियमित करता है। इस विधेयक का उद्देश्य तटीय नौवहन के विनियमन, तटीय व्यापार को बढ़ावा देने और घरेलू भागीदारी को प्रोत्साहन देने से संबंधित कानून को संशोधित करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना है। लोकसभा ने आज मणिपुर वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया। ये मणिपुर वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेगा जिसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण लाया गया था। उन्होंने कहा कि ये एक संवैधानिक आवश्यकता है, क्योंकि यदि ये विधेयक पारित नहीं होता है तो राज्य को जीएसटी परिषद द्वारा लंबे समय से अनुमोदित जीएसटी संशोधनों को लागू करने में कठिनाई होगी और उसका राजस्व प्रभावित होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज चौथे दिन भी बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना आज जारी कर दी। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन 21 अगस्त तक दाखिल किए जा सकते हैं और मतदान 9 सितंबर को होगा। इस बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा को गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन के लिए अधिकृत किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि एनडीए संसदीय दल के नेताओं की बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का फ्लोर लीडर्स का बैठक में प्रस्तावना पास किया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए और कैंडिडेट का नाम तय करने के लिए पूरा अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी और साथ में राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा जी को सौंपा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी निर्णय होगा वो सब सर्वसम्मति से एनडीए पार्टी समर्थन करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि ये पहली बार नहीं है जब श्री गांधी ने संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाए हैं, बल्कि उन्होंने पहले भी ऐसा किया है। जिस प्रकार रोड रेज का हम केस देखते हैं, राहुल गांधी जी का ये इलेक्शन रेज है, ये कई महीनों से चल रहा है। जब आप कहते हैं कि चुन चुन के मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बर्बाद कर दूंगा ऑफिसर्स को, दिस इज नॉट द लैंग्वेज। इससे पहले नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी ने मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए हाल के चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज मॉस्को में रूसी सुरक्षा परिषद के प्रमुख सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। श्री डोभाल ने कहा कि भारत का रूस के साथ प्रगाढ़ और दीर्घकालिक संबंध है और वो इस संबंध को महत्व देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत आएंगे। We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is these summit meetings have always been the watershed points. They have always given a new direction to our relations. So I do hope that this meeting at this point of time will give us some new ideas. फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमांडालेज मार्कोस जूनियर ने एशिया में विकास के लिए भारत के साथ व्यापक साझेदारी की अपील की है। वे आज बेंगलुरु में फिलीपींस भारत व्यापार मंच को संबोधित कर रहे थे। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश क्षेत्रीय ज्ञान को साझा आकार दे सकते हैं, आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर कर सकते हैं और क्षेत्र में समावेशी नवाचार सुनिश्चित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि फिलीपींस भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने, उत्पाद विविधीकरण और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को प्रोत्साहित करने वाले व्यापार समझौतों पर काम करेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने उर्दू की कक्षा 8, 7 और अंग्रेजी की कक्षा 8 के लिए आगामी शैक्षणिक वर्ष के पाठ्यक्रम में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन और बलिदान पर आधारित अध्याय को शामिल किया है। रक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि शामिल किए गए नए अध्याय का उद्देश्य साहस और कर्तव्य की प्रेरक गाथाओं से विद्यार्थियों को अवगत कराना है। देश आज भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को संरक्षित करने के लिए 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 के अवसर पर बुनकरों को बधाई दी। भारत के कला का सम्मान पूरे दुनिया में होता है, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं होने के कारण हम नहीं ले जा पाते हैं। इसीलिए मैंने आज आपके सामने ये रखने का काम किया है। मैं आज 11वां राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस पर सभी को, पूरे देशवासी जो भी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जुड़े हुए हैं, मैं सबको आज के दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद समीक भट्टाचार्य के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। भाजपा नेता अमित मालवीय ने मीडिया को बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दिए गए वक्तव्य पर ध्यान देने का आग्रह आयोग से किया। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने चुनाव आयोग से यह सुनिश्चित करने की मांग की कि मतदाता सूची में किसी भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी और फर्जी मतदाताओं का नाम न जोड़ा जाए। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर कथित हमले की निंदा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने इस हमले को लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि यह हमला ममता बनर्जी सरकार के नेतृत्व में पूरी तरह से चरमराती कानून व्यवस्था का परिचायक है। सरकार ने नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाने से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि यह प्रतियोगिता मेरा युवा भारत पहल के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। गुजरात 79वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर
कल से 15 अगस्त तक व्यापक स्तर पर हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेगा। खेल और युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने बताया कि इस अभियान में पूरे राज्य में भव्य तिरंगा यात्रा, स्वच्छता रैली और कई देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली हर्षिल क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान तेजी से किया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से बचाव कार्यों में तेजी आई है और 372 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मौसम साफ रहने से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अब तक कई लोगों को हेलीकॉप्टर से धराली हर्षिल से आईटीबीपी मालती शिविर और जौलीग्रांट देहरादून हेलीपैड तक सुरक्षित पहुंचाया गया है। वहीं प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों तक राहत सामग्री, पेयजल, दवाइयां और खाद हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं ताकि किसी को भी आवश्यक सामग्री की कमी न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सभी आवश्यक कदम तेजी से उठाए जा रहे हैं। देहरादून भी और यहाँ भी, और उसमें सभी प्रांतों के लोग हैं। खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। हमारे डीएम और एसएसपी ने वहीं पर अपना कैंप कार्यालय खोल लिया है। सेना के लोग बचाव के काम में लगे हैं। उत्तरकाशी और हर्षिल धराली के बीच अवरुद्ध गंगोत्री राजमार्ग को सुचारू करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। पापड़गाड़ भटवाड़ी के पास से करीब 250 मीटर वॉश आउट हुए मार्ग को सुचारू कर दिया गया है, जबकि गंगनानी लिमचागाड़ समीप पुल बहने से अवरुद्ध मार्ग को सुचारू करने का कार्य तेजी से चल रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कल तेज बारिश होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने असम में मंगलदोई मजीकुची सड़क के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 15 किलोमीटर लंबी और लगभग 45 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली ये परियोजना पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जाएगी। इससे मंगलदोई और भेर गांव के बीच 7.2 किलोमीटर की दूरी कम होगी। और अब बात खेलों की। डूरंड कप में आज ग्रुप बी की बीएसएफ एफटी और मोहम्मडन एससी कोलकाता में आमने सामने है। मोहम्मडन एससी ने मैच में 3-0 की बढ़त बना रखी है। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 9 और 10 अगस्त को बिहार के राजगीर में खेली जाएगी। 8 पुरुष और 8 महिला टीमें इस टूर्नामेंट में भाग लेंगी। चैंपियनशिप का औपचारिक उद्घाटन कल राजगीर में होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र के हितों से समझौता करने के किसी भी दबाव के आगे कभी नहीं झुकेगा। तटीय जल क्षेत्र में चलने वाले जहाजों के नियमन हेतु तटीय नौवहन विधेयक 2025 संसद में पारित। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को में रूस के सुरक्षा प्रमुख से मुलाकात की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत आएंगे। फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर ने आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन और क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ मजबूत संबंधों की इच्छा जताई। और मौसम विभाग ने झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित कई उत्तरी पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।